हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है कि आज के लेक्चर के अंदर हम अपना प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करेंगे और आज ही की वीडियो के अंदर हम सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट की जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर लूंगा एंड एट द एंड एक बार सब खत्म हो जाए फिर मैं आपके एनसीईआरटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, ऑफ कोर्स मैं एक ही बारी में सारे टॉपिक्स आपके कवर कर रहा हूं, बट अगर आप चाहो तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टॉपिक वाइज मैंने टाइमलाइन डाला हुआ है। तो जो पर्टिकुलर टॉपिक आप देखना चाहते हो तो उस टाइमलाइन पे क्लिक करना और डायरेक्टली आप वहां पर पहुंच जाओगे और वो पर्टिकुलर टॉपिक आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आराम से इस चीज को कराऊंगा, बट अगर आप तेज तेज उसको कवर करना चाहते हो तो इस वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा लेना और एक बारी में सारा जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आज हमने शुरुआत करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो ऑब्वियस है कि मन में पहला सवाल ये आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअलिटी में है क्या। और थोड़ा ईज वे में बताने की कोशिश करता हूं कि सपोज कर लो कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, एंड आप एक बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हो। तो आपके पास एक बॉल है और वो आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हो विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। तो जब आप इसके मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि भाई इसको हमने इनिशियली तो विद इनिशियल वेलोसिटी u फेंका है, बट उसके बाद अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो जो बॉल है वो आपका नीचे आता है और वो कुछ इस तरह का जो पाथ है वो एक्वायर करता है। अब इसके लिए बिल्डिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको अगर आपने ग्राउंड में भी ये चीज ऑब्जर्व करनी है तो जैसे ये ग्राउंड है और यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है और अगेन आपके पास एक बॉल है और आप इस बॉल को एक पर्टिकुलर एंगल से फेंकते हो। किसके साथ एंगल बनाया है हमने? हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो एंगल थीटा बनाया और इसको फेंका है। फिर क्या होगा? इसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले ये आपका मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और मैक्सिमम हाइट के बाद ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपका नीचे मूव करेगा। तो एक ऐसी मोशन जिसके अंदर हम एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दें और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो बॉडी मूव करे, तो उस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो एक काम करता हूं, आपके लिए पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअलिटी में प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो आप चाहें तो पहले एक बात सुनिए, हम इतना बड़ा जो काम यहाँ कर रहे हैं आपको तभी आ सकता है अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो जब मैं ये करवा रहा होता हूँ तो काइंडली अपना एक नोटबुक लेके बैठा करो और साथ में उसको नोट डाउन किया करो, तो आपके भी नोट्स बन जाएंगे और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा कि ये आर्टिकल हम कर क्या रहे हैं। देखिए, शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड which is then allowed to move under the action of gravity, ठीक है, alone, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, is called projectile, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और उसके बाद वो मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसके अलावा कोई और फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही। तो इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं, ठीक है। और ये जो चीज अभी आपने देखी इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। चलिए, अब मैं आपको ना इसके दो डिफरेंट टाइप्स के बारे में पहले बता देता हूं। जब हम प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो दो तरह के होती है। एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा हमारे पास होता है, दिस इज नोन एज एंगुलर प्रोजेक्टाइल।
एंगुलर प्रोजेक्टाइल। वैसे ऑफ कोर्स एक बात मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ बेटा कि जो आपका ये जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है ये ऑब्वियस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो पहले तो इनका मतलब जान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं मान लीजिए किसी हाइट के ऊपर, या कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, उसके ऊपर खड़ के अगर मैं किसी बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी u से इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंकूं तो वो आफ्टर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करके नीचे इस तरीके से आएगा। तो अगर आप किसी बॉडी को इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हो और उसके बाद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपके पास मान लो कोई भी एक बॉडी है और आप उसको एक इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंकते हो विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो उस टाइप के प्रोजेक्टाइल को हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो अब अगर आपके मन में आ रहा है कि सर हमें क्या दोनों पढ़ने हैं, तो ऑफकोर्स हमें दोनों पढ़ने हैं और इसके रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं वो हमें डिराइव करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में बताता हूं और साथ ही साथ आपको इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये अपनी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की, और इसमें सबसे पहले हम डिराइव करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब कभी किसी के मन में आ रहा होगा सर ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें x और y, मान लीजिए कि एक पार्टिकल आपका XY प्लेन में मूव कर रहा है, तो अगर मैं हर एक पॉइंट को ट्रेस करूं तो मतलब हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। जैसे कि आप एक बात को प्लीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देने वाला हूं जो आपके काम आएगा। देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है और मैंने अपने बॉडी को इस डायरेक्शन में ऐसे फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो जब ये मूव कर रहा है उसके बाद जब ये मूव करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो ये इसका एक पाथ आएगा। अब अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, ये देखना कि मान लीजिए एट टाइम t इक्वल टू 0 बॉल यहां पे था और एट टाइम t इक्वल टू t वो यहां पर पहुंच गया। तो यहां पर पहुंचने में इसका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, साथ ही साथ उसने एक वर्टिकल जो होगा इसका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। तो x और y कोऑर्डिनेट को लेकर जो इसकी इक्वेशन होती है उसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मेरा पार्टिकल इस पाथ पे कहां पर है। मान ले एट टाइम t इक्वल टू t, मैं यहां पर ये पता करना चाहूं कि भाई अगर मेरा x इतना है तो उसका y कितना है, तो उनके आपस का जो रिलेशन है, उसके आपस की जो इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो इसका मतलब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको समझनी होगी, वो ये कि देखो अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो है मोशन इन वन डायमेंशन, जिसके अंदर जो पार्टिकल था वो सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करता था। जैसे मान लो वो अकेला एक्स के अलोंग किया या अकेला वाई के अलोंग गया। बट यहां पर क्योंकि एक प्लेन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट दोनों में चेंज आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे जो समझने वाली है वो ये है, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों इक्वेशन में चेंज आ रहा है तो मतलब मुझे इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग क्या हो रहा है वो भी स्टडी करना पड़ेगा, एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है वो भी स्टडी करना पड़ेगा। तो इनके लिए क्या इक्वेशंस हम यूज करेंगे। देखिए, अभी तक जो हमने इक्वेशन स्टडी की है वो सारी वही यूज करने वाले हैं, बट उनके अंदर थोड़ा सा हम चेंज लेके आएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए, अब से क्या होगा कि अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को स्टडी कर रहा हूं तो जो फॉर्मूलाज मैं इस्तेमाल करूंगा वो होगा वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। एक्चुअलिटी में ये है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही। इसमें v का मतलब होगा, वी एक्स का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी नॉट एक्स का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स का मतलब होगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह
जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस में इसको ऑब्जर्व करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। तो हमने एक और फॉर्मूला किया था, याद है आपको, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस समझ आइए कि यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे वी नोट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अपनी इस इक्वेशन को स्टडी करने वाले हैं। फिर हमारे पास आएगा वी एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इंटू एक्स। ये क्या है, दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब जब मैं इन इक्वेशंस की स्टडी करूंगा तो y एक्सिस में क्या हो रहा है मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसी तरह जब मैं y एक्सिस की स्टडी करूंगा तो यही इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। फिर आएगा आपके पास x की जगह पे आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा बेटा वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई इंटू वाई। तो मतलब ये है कि हम x के अलोंग ये स्टडी करेंगे, y के अलोंग ये स्टडी करेंगे। आप कहेंगे सर दोनों बिल्कुल सेम है, हाँ सेम है, लेकिन इसमें जब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x के अलोंग जो जो हो रहा है उसी के ही वैल्यूज इसमें डाली जाएगी, और जब हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो उस टाइम y के अलोंग क्या क्या हो रहा है उसकी वैल्यूज यहां पे पुट की जाएंगी। तो मतलब ये जब मैं ये यूज कर रहा हूं तो मैं y को नहीं अंडरस्टैंड करूंगा, जब y को देख रहा हूं तो मैं x को क्या साथ क्या हो रहा है वो अंडरस्टैंड नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, ऐसे करके आप आराम से इनको समझ पाओगे। चलिए बैक टू आवर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो चाहे कोई भी इक्वेशन मैं यहाँ पे फाइंड करने वाला हूं तो एक कॉमन रिजल्ट है जो हर किसी भी चीज में यूज होता है, और वो क्या है, देखिए सबसे पहली बात, हमारा जो पार्टिकल है हमने उसको इनिशियली एक्स एक्सिस के लॉन्ग फेंका था जिसकी वेलोसिटी u थी। तो मतलब v नॉट x मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मैं यहां पे u लूंगा। उसी तरह v नॉट y क्या होगा, v नॉट y का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। लेकिन मैंने आपको अभी कहा है कि मैंने अपने प्रोजेक्टाइल को किसके अलोंग फेंका है, x के अलोंग फेंका है इनिशियली। तो इसका मतलब हुआ कि इनिशियली y के अलोंग तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, इसलिए हम v नॉट y की जगह पे 0 को पुट करते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं ए वाई। अब ए वाई का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और हमारे प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में लिखा है कि जब हम किसी भी बॉडी को फेंकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होती है। इसलिए यहां पे हम ए वाई की जगह पे जी यूज करेंगे, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग कौन एक्ट कर रहा है, जी एक्ट कर रहा है, तो यहां पे जी पुट करेंगे। लेकिन अगर मैं ए एक्स की बात करता हूं मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर 0 आएगा, और इसका रीजन बहुत सिंपल है। माना मैंने इसको इनिशियली वेलोसिटी u से फेंका अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन उसके बाद कोई भी फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। एक बात आप भी ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो एयर फ्रिक्शन है उसको हम निगलेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही है तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जो उसको नीचे लेके आ रही है, हम सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे। इसलिए याद रखें कि अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ये रिजल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज वी नॉट एक्स यू होगा क्योंकि मैंने उसको इनिशियली एक्स के अलोंग फेंका है। वी नॉट वाई आपका 0 होगा, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने उसको फेंका ही एक्स के अलोंग है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई 0 ही होगा। उसके बाद वो मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसलिए ए वाई को जी पुट करूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्योंकि कोई फोर्स आपकी एक्स के अलोंग एक्ट नहीं कर रही, इसलिए वहां की जो एक्सेलरेशन है बेटा वो आपकी 0 आती है। तो इन्हीं रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके हम अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को निकालेंगे। तो शुरू करने जा रहा हूं, पहले लिखूंगा बेटा अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इन टाइम टी कितना डिस्प्लेसमेंट लिया इसने, x, तो डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन ये रहा। तो x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ए एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 और वी नॉट एक्स की वैल्यू होती है u, इसलिए हमारा x इज इक्वल टू यू टी आ जाएगा, और t की वैल्यू आ जाएगी बेटा x अपॉन यू। तो ये वो टाइम है जितना टाइम वो लेगा
मेरा यहां से यहां तक आने में, ठीक है, फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक आने में हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, वो ये टाइम में ट्रैवल कर रहा है, और उतने टाइम के अंदर इसकी एक y डिस्प्लेसमेंट भी होगी, वो मैं अभी करके दिखाता हूं, देखिए कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं अलोंग y एक्सिस की। तो y एक्सिस की बात करेंगे फिर से बेटा, y इज इक्वल टू वी नोट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखिए बेटा y इज इक्वल टू वी नोट वाई, देखो वी नोट वाई की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ 0 आएगा, प्लस हाफ इंटू ए वाई क्या होता है g, और साथ में t का स्क्वायर। अब ये टाइम वही टाइम है जितना टाइम लिया था x के लॉन्ग जाते हो, ऑब्वियस एक ही टाइम पे ही है, पार्टिकल तो एक ही है ना आपका, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सो फाइनली हमारा एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया बेटा 2u स्क्वायर अपॉन जी, और साथ में क्या आ गया मेरे पास y आ गया। अब थोड़ा सा ना इस इक्वेशन को देखें। पहली बात, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। रीजन यही है, देखो ये रिलेशन y और मेरा x के बीच में है। अगर मान लीजिए मुझे y पता हो और ये y पता हो और मुझे पता करना है उसका x कितना है, तो y को यहां पुट करूंगा, मेरे पास x यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या मुझे x पता है और y देखना चाहता हूं कोऑर्डिनेट, तो वो मैं आसानी से यहां पे पता कर सकता हूं। पहली बात ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, और दूसरी बात मेरा 2 कांस्टेंट है, g की वैल्यू कांस्टेंट है, और इनिशियल जिस वेलोसिटी स्विंग का वो कांस्टेंट है मेरा, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, और जब मेरा x का स्क्वायर y के डायरेक्टली हो या y का स्क्वायर x के डायरेक्टली हो, तो वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जो पाथ आप यहां पे दे रहे हो ये एक पैराबोलिक पाथ है आपका। तो बस इस तरीके से आपने ये सब डिराइव करना था। डेरिवेशन देखो आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, बट ये जो बातें मैंने आपको यहां बताई हैं ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना नहीं तो गलती हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वाला फैक्टर यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे पता करते हैं, वेलोसिटी कैसे पता करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैंने कहा था कि मेरी बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए h है, और यहां पर एक बॉल है, एंड उस बॉल को हम इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ अंडर द ग्रेविटी नीचे गिरता है। तो कितना टाइम लगता है उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के। एक्चुअलिटी में देखा जाए तो A टू B तो ये जा रहा है, तो पाथ तो इसका यही है, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करूं तो वर्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्टिकल तो सिर्फ h ही डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक काम करते हैं, लेट t, यार ये t ये वाला यूज नहीं करूंगा मैं, इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए। हाँ तो यहां लिख देते हैं लेट t, अरे फिर वही आदत पड़ी हुई है ना, ये लेट t बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, बी द टाइम ऑफ फ्लाइट टू मूव फ्रॉम A टू B। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मैं कहूंगा, मैं इक्वेशन यूज करूंगा ये वाली, y इज इक्वल टू वी नोट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और यहां पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि y जो है वो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, कितना डिस्प्लेस कर रहा है h, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y हमारा 0 होता है, वो आपने अपने नोटबुक में लिखा होगा, आप चेक कर सकते हो, तो ये हमारा 0 होता है, प्लस हाफ इंटू ए वाई की वैल्यू यहाँ पे g होती है, और ये कौन सा टाइम है, कैपिटल T पुट करेंगे इसका स्क्वायर। तो कैपिटल T हमारे पास क्या आ गया, 2h अपॉन जी अंडर द रूट, और ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से मैं अपना टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों, क्लियर हो गया ना आपको ये वाला? अच्छा, अब मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करते हैं, है ना। क्या फाइंड करना हमने, हॉरिजॉन्टल
रेंज, हर एक चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आप ये डिराइव भी कर सको बाद में। देखिए, तो जैसे मैंने कहा कि इसका हाइट क्या है, यहाँ पे h है, मेरे पास एक बॉडी है, इसको मैंने u से फेंका और वो मूव करके यहाँ तक पहुंचता है। जितना टाइम लगता है उसको a पॉइंट से b तक आने में, हमने उसका नाम रखा टाइम ऑफ फ्लाइट। बट उतने टाइम में ये अपना एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो ट्रैवल करेगा। तो बिल्डिंग के फुट से लेकर जहां पे बॉल गिरी है वहां तक का जो हॉरिजॉन्टल पाथ ये कवर करता है, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग स्टडी कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर का इस्तेमाल करूंगा। और आपको पता है कि वी नॉट एक्स जो है वो u होता है और ए एक्स जो है वो 0 है। रीजन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। तो इस कंडीशन में हम x को रेंज r से रिप्लेस कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू यू इंटू, अच्छा टाइम कितना लग रहा है a से b तक आने में, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, तो t कहेंगे। तो आ जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो बेसिकली r हमारा u इंटू टी आ गया और t क्या था? 2h अपॉन जी। तो लीजिए, ये वो फॉर्मूला है जिससे मैं ये पता कर सकता हूं भाई कि पूरे टाइम इंटरवल के दौरान, मतलब पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट पे के बाद जब वो ग्राउंड पहुंचता है तो वो हॉरिजॉन्टली कितना मूव करता है। तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से ये चीज फाइंड कर सकते हो। अब हमने ये स्टडी करना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे अपने प्रोजेक्टाइल वो बॉल को कहते हैं, अगर मुझे वेलोसिटी पता करनी हो तो मैं वेलोसिटी कैसे पता करूंगा, है ना? उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पता करना है तो भाई मैं कैसे पता करूंगा? बहुत सिंपल है, मुश्किल तो है ही नहीं है ना। ये देखिए, क्या करेंगे, मेरे पास मान लेते हैं यहां पे फिर से वही बात, बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u दिया और फिर वो मूव करके यहां से यहां तक आ गया कि ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 मैंने शुरू किया। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि एट टाइम t इक्वल टू t पर मेरे बॉल की वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, और अगर मतलब मेरे पास एक पाथ है, उस पाथ पर कर्व्ड पाथ है, और कर्व्ड पाथ पर अगर मुझे वेलोसिटी के को शो करना है तो फॉर दैट आई हैव टू मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये मैंने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मेरा वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है और डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना, लेट मी मेक अ टू परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाला, and suppose it makes an angle of beta with the horizontal direction. Let Vx be the velocity along x-axis and Vy is the velocity along y-axis at time t equal to t. That means Vx and Vy are the component of V vector. Therefore, V vector can be written as Vx I cap plus Vy j cap. तो Vx वो कंपोनेंट है जो x के लॉन्ग है, तो उसका आई कैप लगा दिया उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए, और Vy वो कंपोनेंट है जो y के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, और इसलिए मैंने यहाँ पे Vy j कैप कर दिया। एक छोटी सी बात मुझे बस आपके साथ डिस्कस करनी है, वो ये कि एक्चुअलिटी में देखा जाए तो x ये होता है, मेरा y ये होता है, और यहाँ पे जो Vy है वो हमारा एक्चुअलिटी में ऑपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो क्योंकि हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया है, सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ पर एक माइनस का साइन यहां डालूंगा। तो वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, माइनस वी वाई क्योंकि नीचे की तरफ वो आपका शो कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के लूंगा इस वजह से। तो अगर मुझे v फाइंड करना है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जी, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर माइनस वी वाई का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये आ गया बेटा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। सो
मुझे बस ये पता करना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम टी कितना है और फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट टाइम टी कितना है। इस फॉर्मूले में डालेंगे और हमें हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी, इस पॉइंट पी पर कितनी इसकी वेलोसिटी है। और उसी तरह डायरेक्शन पता करना हो तो मैंने आपको तरीका बताया था, आप यहां पे टेंजेंट ऑफ बीटा करके ही किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब जिसके साथ एंगल बनाया है उसको छोड़ के दूसरा कंपोनेंट उठाओ, मतलब वी वाई साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय वी एक्स प्लस वी वाई कोज ऑफ 90 डिग्री, ये हमारे पास यहां पे आएगा। अब करना क्या है, कोस 90 जीरो होता है तो ये हमारा जीरो हो गया, साइन 90 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ गया, अल्टीमेटली आ गया वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहाँ पे जो बीटा है वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ वी वाई ओवर वी एक्स। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इसकी यहाँ पे डायरेक्शन निकाल सकते हो। पर सवाल तो भी वही है कि सर ये वी एक्स और वी वाई निकालेंगे कैसे। तो देखिए बहुत सिंपल है, फॉर्मूला हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, लेकिन जब मैं x एक्सिस के अलोंग स्टडी करूंगा, इसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए, तो वो हो जाएगा बेटा वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ए एक्स हमारा जीरो होता है और वी एक्स की वैल्यू होती है u, तो वी एक्स जो है वो u हमें मिल जाएगा। और वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और वी नॉट वाई जीरो होता है, ए वाई हमारा जी होता है, तो वी वाई आपके पास आ जाएगा जी टी। बस वी एक्स जो है वो यू रहेगा और वी वाई जो है वो हमारा जी टी आ जाएगा। इन दोनों को फाइंड करके अगर आप इसमें डाल दोगे तो आपको वी मिल जाएगा। इसी का इस्तेमाल अगर आप इस फॉर्म में करेंगे तो आपको आपका जो डायरेक्शन है वो मिल जाएगी इस वेक्टर की। तो बस इस तरीके से हम अपने वेलोसिटी जो है, ठीक है ना, उस चीज को आराम से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप आपको ये वाला सारा जो फैक्टर मैंने आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा। तो ये जो चीज मैंने अब आपको यहाँ पे कराई है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसी के रिलेटेड जो जो चीजें हमें फाइंड करने को आती हैं वो सारी बातें यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है। चलिए अब एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल तो स्टडी कर लिया, अब हम जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए अब हमें बात करनी है दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये भी बहुत सिंपल है, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इसके अंदर एंगल आ जाता है और एंगल आने की वजह से उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे बीच में, तो थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी हो सकती है, बट तरीका एग्जैक्टली सेम ही है। तो देखिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक्स पहले बता दूं इसके बारे में, फिर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तरफ चलेंगे। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकता हूँ, एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, तो ये पहले क्या करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर को जाकर फिर ये नीचे की तरफ आएगा। अब थोड़ा सा ना इसको हम और अच्छे से एनालाइज करते हैं। जैसे कि अगर ये वेलोसिटी u है, तो आपको मैंने कितनी बार कहा है कि अगर वेक्टर आपका x और y के लोग ना हो तो दैट मीन्स वी कैन मेक द कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो इस u का एंगल x के साथ है तो यहां आ जाएगा u cos थीटा, और ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। और उसी तरह जब मैं यहां पे इस चीज को ऑब्जर्व करूंगा तो ये आएगा u sin थीटा, और इस केस में ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। यही बात मुझे बस आपको समझानी थी कि एक्चुअलिटी के अंदर अगर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते थे तो उसमें हमारे पास सिर्फ इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हुआ करती थी, बट इस केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमें मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता क्या है इसके अंदर समझने वाली, वो ये है कि जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, आप जानते हो ना जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं एक हाइट की तरफ तो वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते स्लो डाउन होता है और एक मैक्सिमम हाइट पे जाके वो चीज रुक जाती है। इस केस में क्या होगा कि जब एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो हमें ये देखने को मिलता है, पहली बात हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसी वेलोसिटी से लगातार चलता जाएगा।
मतलब यहां पर भी आपका v cos थीटा ही होगा। लेकिन मैं जब वर्टिकल की बात करूंगा तो क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, बॉल आपकी ऊपर जा रही है, तो ऑपोजिट फोर्स लगने की वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब यहां जो मैंने आपको दिखाया है ये मान लेते हैं मेरा v1 है, ठीक है। अब बात को समझना, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में फर्क है। जो लेंथ है ना वो एक्चुअली वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मतलब इससे ऊपर वो नहीं जा सकता, उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक सॉरी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगा मेरे पास, फिर से v cos थीटा होगा एट पॉइंट P, बट यहां पे कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। उसके बाद जैसे यहां पहुंचेंगे, अब इसके बाद फिर से क्या होगा, v cos थीटा होगा, वो तो यही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रही है। लेकिन अब जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ आपकी एक्ट होनी शुरू हो जाएगी, और ये मान लेते v1 डैश है। जब ये यहां पहुंच जाएगा, जब मतलब वो टकराएगा ग्राउंड के साथ, उस टाइम प्लीज याद रखना, उस टाइम फिर से यहां पर होगा u cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ना u है तो ये भी आपका u है, ये भी u है और ये भी u है, गलती ना हो प्लीज, u cos थीटा। और अब वर्टिकल कितना होगा, तो बात समझने की कोशिश करना कि जितनी वेलोसिटी से ये नीचे से ऊपर जाता है उतनी ही वेलोसिटी से ये नीचे वापस आता है, तो मतलब अब इसके नीचे भी आपके पास u sin थीटा ही होगा। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब ये आपका मूव कर रहा होता है, जब अपनी पूरी प्रोजेक्टाइल को कवर कर रहा होता है, तो पहले तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो कम होता है, कम होता है, कम होता है, मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर, पॉइंट पी पे जाकर इसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल रह जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं रहता। और उसके बाद जाकर इसका वर्टिकल कंपोनेंट फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, और नीचे जिस पॉइंट से शुरुआत करी थी, और जब वापस उस तरफ आएगा, ग्राउंड की तरफ आएगा, तो उसको वही वेलोसिटी दोबारा अटेन हो जाएगी जहां से इसने शुरुआत करी थी। अब समझने वाली बात इसमें दो तीन चीजें और भी हैं। देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि एट हाईएस्ट पॉइंट की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, दैट हाईएस्ट पॉइंट पी, और उस पॉइंट पी पर कोई मुझे मान लीजिए मोमेंटम मोमेंटम कैलकुलेट करने को बोल दे, जो कि पूछते होते हैं। अब मोमेंट, अच्छा एक काम करते हैं, मोमेंटम, हाँ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मुझे देखना है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ क्या है, u cos थीटा, तो ये लीजिए आपका मोमेंटम आ गया। उसी तरह कोई अगर मुझे पूछता है कि किनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P क्या होगी, तो आंसर होगा हाफ m v x का स्क्वायर। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, इसलिए vx ही आएगा, तो यहाँ आएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, जब कोई हाईएस्ट पॉइंट पर आपसे कोई चीज डिमांड कर रहा है जिसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके अंदर कोई मतलब आपने टेंशन नहीं लेनी या आपको कोई एक्स्ट्रा चीज याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझिए कि जिस टाइम हम हॉरिजॉन्टल स्टडी कर रहे हैं तो वर्टिकल क्या आ रहा है उसको नहीं देखना, और जिस टाइम वर्टिकल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है उसको हम नहीं देखेंगे। बाकी वो जो वैल्यूज थी याद है, वी नोट एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हम अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात, वी नोट एक्स का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो मैं बता चुका हूं कि u cos थीटा होगा। वी नोट वाई इस केस में होगा u sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो अभी भी जीरो ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं लग रही, इसलिए u cos थीटा मेंटेन रहता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट ए वाई इस केस में आप माइनस जी पुट करेंगे क्योंकि इनिशियली आपने उसको थ्रो किया था अपवर्ड इन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए हम उसको माइनस जी ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो काइंडली ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब मैं आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है उसको जरूर यहां पे फाइंड करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करेंगे फटाफट। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहले मैं आपके लिए वही ग्राफ फिर से फटाफट बना देता हूं। ग्राफ नहीं, मतलब जो हमने पाथ स्टडी किया था, तो ऐसा सा पाथ बनेगा आपका, u है, ये एंगल थीटा है आपका। तो किसी टाइम t पर, मतलब एट टाइम t इक्वल टू टी, ऑब्वियस इसके दो कंपोनेंट होंगे x, y।
अगर मैं इसका एक्स और वाई कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल पाथ कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल is given by that is x is equal to v नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। वही इक्वेशन है जो हमने हॉरिजॉन्टल के लिए यूज किया था, बट वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस ए एक्स तो हमारा जीरो ही है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा टी का स्क्वायर। तो x आ जाएगा u कॉस थीटा इंटू टी। फाइनली टाइम मेरे पास आ गया x अपॉन u कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूंगा। उसी टाइम के अंदर इसने कोई y भी आपने डिस्प्लेसमेंट की है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पे आ जाएगा मेरे पास वर्टिकल पाथ, ऐसे ले देता हूं ना, तो वर्टिकल पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ये L है आपका, प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y हमारे पास हमने y ही रहने देंगे, वी नॉट वाई हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई होता है माइनस जी, और से यहाँ पे आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब हम यहाँ से टी को उठा के इसमें पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये टाइम सेम ही टाइम है आपका दोनों ही केस में। तो आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा और टी की जगह आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस प्लस यहाँ माइनस आएगा, माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से u और u कट गया, साइन बाय कोस टैन होता है, तो फाइनली आ गया y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक, तो सेकंड ऑर्डर की आपकी इक्वेशन है, और y जो है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये भी एक पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो केस कोई भी हो, हमने ये अपना स्टडी कर लिया है कि जब आप किसी को थ्रो करते हो और वो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जाता है, तो जो पाथ एक्वायर करता है वो एक पैराबोलिक पाथ है। और अगर आप किसी भी टाइम पर ये पता करना चाहते हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, या एक्स पता है वाई पता करना चाहते हो, तो बस आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। जैसे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। जैसे एक्स पता है, एंगल पता है, मैं वैल्यू पुट करूंगा, मुझे मेरा वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है वो यहाँ पे फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वो जल्दी से खत्म करते हैं। ये आएगा मैक्सिमम पाथ अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, इसको ठीक कर देता हूं साथ के साथ ही। ठीक है, तो ये आ गया मैक्सिमम पाथ कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। अब क्या मतलब है इस चीज का, समझाता हूं, 100% आपको समझ में आएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम किसी को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं एट एन एंगल थीटा, तो ऑब्वियस है ये ऊपर जाता, ऊपर जाके जब ये नीचे आएगा तो ये वर्टिकली कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, इसको हम कहते हैं द मैक्सिमम, यह पाथ लिख दिया मैंने, मैक्सिमम हाइट आना था यहाँ पे हाइट आएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट जो है ये हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये कैसे आएगा, एक ही कॉन्सेप्ट से कि जब ये बॉडी, जब ये पार्टिकल आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है अलोंग वाई एक्सिस वो जीरो होती है। सो फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट P is 0, therefore
वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay into y. We are going to use this formula. So vy is 0, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, and v naught y is u sin theta, ay is minus g, and y is the maximum height attained. तो मैंने यही क्यों यूज किया, क्योंकि वर्टिकली में देख रहा हूं, इसलिए वर्टिकल वाला इक्वेशन मैं यूज करूंगा। तो यहां आएगा 0 का स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2g इंटू एच आपके पास आ जाएगा। ये आएगा -u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां आ जाएगा -2gh, ये माइनस से माइनस कट गया, लो जी फाइनल आ गया h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। काइंडली ये फॉर्मूला याद रखना, हम इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स के टाइम पे, ठीक है, तो वो भी करेंगे, डोंट वरी, पहले हम इसकी बात खत्म कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, सो अब हमने पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट करवाता हूं। देखिए अब हम करेंगे यहां पे दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऑलरेडी जानते हैं, हॉरिजॉन्टल में जो मैंने किया था वही यहां पे भी करूंगा, थोड़ी सी समझ चाहिए होती है, बहुत इजी है ये सब कुछ, एक्स और वाई। अब हमारे पास बात वही है यार कि मैंने उसको एक इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका विद एन एंगल थीटा, ये है मैक्सिमम हाइट गया, उसके बाद ये नीचे आया, तो ए से बी तक आने में जो टाइम इसको लग रहा है इसको टाइम ऑफ फ्लाइट हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको अपना, द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां पर मैं जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाला हूं वो ये है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, while reaching from point A to B, ठीक है। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमारी ये है कि जब एक पार्टिकल आपका ए से बी गया, आप मुझे पता है ऐसे देख रहे होंगे कि इस तरफ क्या है ये आपका, बट थोड़ा वर्टिकली सोचो, मतलब वर्टिकल देखेंगे तो हुआ क्या, पार्टिकल ऊपर गया फिर वापस उसी पॉइंट पे दोबारा आ गया, क्योंकि पार्टिकल यहां से ऊपर गया और दोबारा नीचे आ गया है, उससे ग्राउंड से गया, ग्राउंड में वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो इसकी होगी वो तो यार आपकी जीरो हो जाएगी ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द वाई वो हमारी जीरो है। तो अब मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। देखिए y तो मेरा जीरो है, वी नॉट वाई आ जाएगा u साइन थीटा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ए वाई की जगह पे मैं माइनस जी पुट करूंगा, और फाइनली मेरा आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। तो एक टी से एक टी मैं कैंसिल कर दूंगा, तो टी मेरा फाइनली आ गया है 2u साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। अब ना इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, अच्छा हाँ एक चीज तो मेरी रह ही गई, मैंने गलत लिख दिया, वर्टिकल सी, ओके। अब ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ए से बी तक आने में जो टाइम लग रहा है वो यही है, दैट इज 2u sin थीटा ओवर जी ही है। लेकिन ये बात भी सच है कि हम कोई एयर फ्रिक्शन कोई चीज स्टडी करनी रहे तो जितना टाइम उसको ए से ए डैश जाने में आएगा उतना ही टाइम उसको लगता है ए डैश से बी में आने के लिए। तो इसको टाइम ऑफ असेंड और इसको टाइम ऑफ डिसेंड कहा जाता है। तो ए से ए डैश आने में जो टाइम लगेगा वो होगा u साइन थीटा ओवर जी, और ए डैश से बी तक आने में लगेगा u साइन थीटा ओवर जी। तो इन दोनों का टोटल सम हो जाएगा 2u साइन थीटा ओवर जी, एंड दैट इज द टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइम के दौरान ये एक हॉरिजॉन्टल पाथ कवर करता है जिसको हम क्या कहते थे, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम उसको फाइंड करेंगे। तो अब हम करने वाले हैं द हॉरिजॉन्टल रेंज।
तो जब हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, देखो मैं वैसे तो आपको ऑलरेडी ये बात समझा ही चुका हूं कि अगर मैं किसी को इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंकता एट एन एंगल थीटा तो वो आपका उड़ के यहाँ पे गिरता है। तो अब यहाँ ए से बी तक आने में जो टाइम इसको लगा वो तो हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट है। उसी टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान ये यहां से यहां तक का एक हॉरिजॉन्टल पाथ कवर करता है, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहा गया है और हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि अब इस टाइम मैं क्या कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को स्टडी कर रहा हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, x इज इक्वल टू फी नॉट एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी स्क्वायर। अब x की जगह पे मैं r डाल देता हूं क्योंकि रेंज है वी नॉट एक्स, मुझे पता है u cos थीटा है। स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T आ जाएगा जिसकी वैल्यू मुझे पता है वो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ही करूंगा, और ax मेरा 0 है। सो फाइनली r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू कैपिटल T मेरे पास आ जाएगा, और मैं टाइम ऑफ फ्लाइट जानता हूं 2u sin थीटा ओवर g होता है। तो रेंज मेरे पास आ जाएगी u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा ओवर g। सो फाइनली आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। u स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा g, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो लीजिए इस तरीके से आप अपना जो रेंज है वो कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितना ज्यादा सिंपल है। तो इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ ही बता देता हूं। तो वो ये है कि आप जानते हो कि जो रेंज होती है, ओके मैं यहां पे वो पहले बता देता हूं। आप जानते हैं कि रेंज का जो फॉर्मूला है वह है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो अगर मैं ये एंगल पता करना चाहता हूं कि भाई मैं इसको किस एंगल से फेंकूं कि मेरा जो रेंज है वो मैक्सिमम, मतलब फिर उसके अलावा किसी और एंगल से फेंकूंगा तो वो मैक्सिमम रेंज तक नहीं जाएगा, तो कैसे पता करूंगा। देखिए अगर आप चाहते हो कि आपका आर मैक्सिमम हो, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि जो साइन जो होता है ना उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 नहीं होती, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि आर मैक्सिमम क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी। लेकिन वो एंगल पता करना है तो साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए। हमें पता है कि साइन जब 90 डिग्री होता है तब 1 होता है, तो साइन से हट गया, मतलब 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर आ गया, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री एंगल से फेंकते हैं तो वो सबसे दूर जाके गिरता है। उसके अलावा आप अगर कोई और एंगल मारने की ट्राई करोगे तो वो दूर तक नहीं जाता है। तभी जेवलिन थ्रो और ये सब जब हम करते हैं तो ये ट्राई किया जाता है कि जब हम उसको फेंके तो उसका जो एंगल है अगर 45 डिग्री का है तो वो लॉन्गेस्ट पाथ आपका ट्रेवल करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। सो इस तरीके से हम अपना हॉरिजॉन्टल रेंज जो है उसको स्टडी करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा ना इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। देखिए वो ये है कि हमारे पास ना मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को मान लो कि मैं थीटा से फेंकता हूं, ठीक है, ऑब्वियस है कि वो यहां पे आके गिरेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सेम चीज को सेम वेलोसिटी के साथ 90 माइनस थीटा से फेंका। कितने से, 90 माइनस थीटा से फेंका। अब जब 90 माइनस थीटा से फेंकूंगा तब भी वो सेम रेंज एक्वायर करता है जो उसने एंगल थीटा पे एक्वायर किया था। आप बोलोगे सर ये क्या पंगा है, बताता हूं। देखिए रेंज जो है, ठीक है, एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा वो होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो दैट्स अ फॉर्मूला। बट अगर थीटा की जगह पे मैं 90 माइनस थीटा रिप्लेस कर दूं तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा ओवर जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी, तो ठीक है, साइन ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा
और बेटा ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको मैथमेटिकल जब टूल्स सिखाए थे तब बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा एक्चुअली थीटा के बराबर होता है, तो उन्हें साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब साइन 180 माइनस 2 थीटा विल बिकम यू स्क्वायर अपॉन जी, मतलब साइन 2 थीटा। तो मतलब जब थीटा एंगल है तो भी, जब 90 माइनस थीटा है तो भी, मतलब अगर आप किसी चीज को 30 डिग्री से फेंकते हो और उसी को ही 60 डिग्री से फेंकोगे तो दोनों का जो रेंज है वो एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, सो यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना था, एंड आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उसी तरह अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने फिर वही बात से, देखो बातें तो वही रहेंगी जो हॉरिजॉन्टल में स्टडी किया था, बट थोड़ा सा इसका जो अप्रोच है वो डिफरेंट कर दिया मैंने। तो किसी को फिर से मैंने यू वेलोसिटी से फेंका, जब फेंकूंगा तो आपको पता है यार उड़ेगा, उड़ के ऐसे जाके नीचे गिरेगा आपका। अब किसी टाइम टी पर, मान लो एट टाइम टी इक्वल टू टी, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह पता करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो कैसे पता करूंगा? तो मैंने क्या कहा था कि किसी पॉइंट पर वेलोसिटी पता करनी हो, वो कर्व्ड पाथ हो, तो यू हैव टू मेक अ टेंजेंट। तो ये मेरी वेलोसिटी है। अब इसके बनाऊंगा दो कंपोनेंट, जैसे वहां बनाए थे Vx और यहां बन गया आपका Vy। ये जो है एंगल, ये हो गया वो एंगल बीटा जो डायरेक्शन आपको देगा विद द एक्स एक्सिस। आराम से फाइंड करते हैं, ये छोड़ो, पहले हम ये काम करें। सो देखिए, अब मैं ये करने जा रहा हूं, वेलोसिटी फाइंड करने जा रहा हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, मान लो P की बात करता हूं, तो वेलोसिटी एट P देखूंगा तो मेरे पास आएगा Vx अलोंग आई कैप प्लस Vy जे कैप। देखो पिछले बार माइनस इसलिए लिया था क्योंकि मैं नेगेटिव वाई ले रहा था, इस टाइम ये y ऊपर की तरफ है। अच्छा, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो y नीचे बनेगा, तो तब माइनस यहां पुट किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो वेलोसिटी एट P निकालने के लिए अंडर द रूट क्या आ जाएगा बेटा, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, यही आएगा आपका। और अगर मैं tan बीटा करूं, ठीक है, तो बता चुका हूं बेटा, जिसके साथ एंगल उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ो, तो ये आ जाएगा Vy साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइड बाय Vx प्लस Vy cos 90 डिग्री। ये तो जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो तो sin 91, तो Vy अपॉन Vx आ गया। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्शन निकालनी है तो tan इनवर्स Vy अपॉन Vx कर दो, इससे आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट सवाल तो फिर वही आ गया, सर Vx और Vy कैसे फाइंड करें? उसको फाइंड करने का तरीका पता है यार, हमने किया हुआ है। कैसे करते थे हम इसको? सबसे पहले वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, v अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या है बेटा, Vx इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो Vx इज इक्वल टू वी नॉट एक्स क्या होता है, u cos थीटा। बताने की जरूरत नहीं कि ए एक्स हमारा जीरो है, तो फाइनली Vx क्या आ गया, दैट इज u cos थीटा। ठीक है, तो ये करके अपना पहले ux निकाल लो। फिर v अलोंग y एक्सिस अगर निकालना है तो फॉर्मूला वही है, बस y कॉम्पोनेंट, Vy इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब यहाँ पे हम Vy निकाल, वी नॉट वाई क्या आएगा, u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। ये कर कर आप अपना जो y कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का वो पता कर लो। तो जहां जितना टाइम के लिए वो बोर है भाई, इन टाइम मान लो 2 सेकंड, तो यहाँ पे t को 2 पुट करेंगे, एंगल पुट कर देंगे, जी की वैल्यू पता होती है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका वो पता है, तो यहाँ डालकर Vy आ जाएगा। और यहाँ पे तो टी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधा यू cos थीटा कर दोगे। बस इन दोनों को उठा के इसमें डाला तो वेलोसिटी एट P आ जाएगा, यहाँ डाला तो वो डायरेक्शन आ जाएगी, जितना एंगल है उसके बारे में आपको नॉलेज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्टाइल पे किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फाइनली अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, जल्दी से मैं उसको कवर कर देता हूं। बाकी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो जैसे कि एक, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, या फिर ये वाला आर्टिकल जो है, ये एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई यू वेलोसिटी से फेंकता है तो ये यहाँ आके गिरेगा। तो ये सब चीजें कंपटीशन का पार्ट है। जब मैं कंपटीशन का आपको पढ़ाऊंगा, आईआईटी और जेईई, ये नीट, इन सब की तैयारी करवाऊंगा, उस टाइम में ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी हम सिर्फ बोर्ड की बातें कर रहे हैं, स्कूल की बातें करते हैं, तो इसलिए उतनी ही बातें रखेंगे। तो बस फाइनली एक लास्ट चीज रह जाती है बेटा कि अगर, ठीक है, आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है
वो विद द वर्टिकल बन जाए कि इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज विद वर्टिकल तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर ये मान लो यू से फेंका और ये एंगल थीटा इंस्टेड ऑफ यहां ऊपर बना दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। आपको बस क्या करना है कि जो जो फॉर्मूले मैंने बताए वहां पे थीटा की जगह पे क्या डाल दो, बस 90 माइनस थीटा डाल दो, दैट्स इट। जैसे कि अगर हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास क्या था, वो था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट्स अ फॉर्मूला। तो 90 माइनस थीटा होने की वजह से क्या आ जाएगा बेटा, यू स्क्वायर अपॉन 2g रहने देता हूं, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इस सारे का स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हो बेटा कोस थीटा होता है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, कोस थीटा का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से आपका हाइट आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते तो 2u साइन थीटा ओवर g आपका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u अपॉन g साइन ऑफ, यहाँ पे आएगा 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो 2u कोस थीटा ओवर g आप पुट कर देंगे, दैट्स योर फॉर्मूला। रेंज की बात करते हैं तो रेंज के लिए हम क्या यूज करते थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मैं ऑलरेडी वैसे बता ही चुका हूँ क्यों, बाकी फिर भी चलो आपके लिए कर देता हूँ। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा, साइन 90 माइनस यहाँ पे 2 भी आएगा ना, यहाँ डाल देता हूँ तो गलत हो जाएगा। साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो साइन तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा हो गया, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी और साथ में आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो रेंज के फॉर्मूले को छोड़कर बाकी जो हाइट का फॉर्मूला है, जो आपके टाइम का फॉर्मूला है, उसमें चेंज आ जाएगा अगर आपका जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ बना दिया जाए तो इसके साथ हमने प्रोजेक्टाइल में जितने भी फॉर्मूले हम यूज करते हैं उनके सबकी डेरिवेशन कर ली है, और इसके साथ ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और उस प्रोजेक्टाइल के अंदर रेंज, हाइट, है ना, वेलोसिटी, डायरेक्शन, ये सब चीजें कैसे फाइंड की जाती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को फिनिश कर लिया है। आपके सिलेबस में जितना भी है कंटेंट कराने के लिए वो मैंने सारा करा दिया है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा या कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसी के अराउंड ही आया जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोग को इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस कर लूंगा, उससे आपको अच्छी तरह नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे अगर वो आपको पूछे जाते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें यार, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।